Okay, shall we start? Good afternoon, all. Let's continue with our series of polity. Next is lecture number 6. This is the salient feature of Indian Constitution. इससे पहले हमने क्या किया है? हमने फर्स्ट लेक्चर में किया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बेसिकली, है ना, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो हमने हिस्टोरिकल जो हमारे फैक्टर्स थे उनसे हमने क्या क्या सीखा. नंबर 2 हमने क्या पढ़ा? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की हेल्प से कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लिया, उसके क्या क्या ऐसे फीचर्स थे जो थोड़े डिफरेंट थे. सेलिएंट का मतलब ही होता है अलग से, है ना, कि जो औरों में प्रेजेंट नहीं था, कुछ यूनिक, उन्हीं को कहा जाता है सेलिएंट फीचर्स, है ना. यूनिक फीचर क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो चलिए चलते हैं. इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो सेलिएंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिक हैं. आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का किसी ने क्रिटिसिज्म भी किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वैसा नहीं है जैसा हम चाहते थे, इंडियन एस्पिरेशन पे खरा नहीं उतरता है ना. देन हम पढ़ेंगे कि बेसिकली हमारे बोरोड फीचर कौन कौन से, हमने बाहर से डिफरेंट सोर्सेस से कौन कौन से फीचर को बोरो किया है ना. आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो द शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कि किन पार्ट्स में और कितने शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड है. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले सेलिएंट फीचर की बात करते हैं, यूनिक फीचर्स की बात करते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाता है, डिफरेंट बनाता है. सबसे पहला फीचर तो है कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. लेंथीएस्ट का मतलब क्या है? काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है ना, काफी लेंथी डॉक्यूमेंट है. रीजन बिहाइंड दिस, देखो जब ये ओरिजिनली आया ना इसमें 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, और इसका लेंथी होने का कारण क्या है कि हमने ना मोटी मोटी डिटेल्स नहीं डाली है, हमने डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है. हर छोटी से छोटी बात को वहां पर जगह मिली है ना. तो इसीलिए डॉक्यूमेंट कैसा बन गया? लेंथी बन गया. ओरिजिनली इट कंटेन 395 आर्टिकल्स, 22 बेसिकली इसके पार्ट्स थे एंड अलोंग विद 8 शेड्यूल्स. ठीक है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्टिंग में था. अब ये लेंथी बना क्यों? सबसे पहला कारण था ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. अब कंट्री इतनी बड़ी है तो उसको गवर्न करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा, जाहिर सी बात है वो कैसा बनेगा? लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा. आफ्टर दैट कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे. कौन से हिस्टोरिकल फैक्टर? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो अपने आप में ही एक लेंथी डॉक्यूमेंट था, है ना. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने पहले भी बताया था कि स्ट्रक्चरल जो पार्ट था हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ है, ऐसा ही स्ट्रक्चर है जैसा उसमें दिया गया था, है ना. तो जब वो लेंथी डॉक्यूमेंट था तो ये अपने आप ही हो जाएगा. आफ्टर दैट द थर्ड रीजन इज कि हमारा जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है और जो सेंटर गवर्नमेंट का है, यह हमारा बेसिकली एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है. ऐसा नहीं कि स्टेट अलग कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होती है और सेंटर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है. तो फिर जब दोनों के लिए सारे प्रोविजंस एक ही डॉक्यूमेंट में डाले गए तो वो लेंथी हो गया. ठीक है. देन डोमिनेंस ऑफ लॉ एक्सपर्ट्स, है ना. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें ज्यादातर मेंबर कौन से थे? जिनको लॉ पता था, लॉ की नॉलेज थी. तो जिनको लॉ की नॉलेज थी उन्होंने सारे प्रोविजंस को डिटेल में डाला कि कहीं भी इंटरप्रिटेशन में या किसी चीज में कोई दिक्कत ना आए. हम इसको एज लेंथी एज डिटेल्ड एज हम इसको लिखना चाहेंगे. ठीक है. अगला क्या है? अगला सेलिएंट फीचर क्या है? इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. कि ऐसा नहीं है कि ये बेसिकली हमने एक ही जगह से ले लिया या उनके दिमाग की कोई ये प्रोडक्ट था, हमने डिफरेंट जगह से इसको बोरो किया है. सबसे पहले स्ट्रक्चरल पार्ट, स्ट्रक्चर जो है इसका, हमारी सरकार का स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उठाया, कहां से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से. ये आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चरल पार्ट कहां से लिया है. देन आता फिलोसॉफिकल पार्ट, है ना, कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या थी. कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी थी वो हमने अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के ब्लेंड से ली. उनमें क्या था? उनमें था फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी. अब ये क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट क्या है? देखो, बेसिक राइट जो इस देश में रहने वाले हर सिटीजन को मिलेंगे, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. डीपीएसपी का क्या मतलब है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी.
ठीक है, कि जो स्टेट है, जो मतलब सरकार है, वो जब भी पॉलिसी बनाएगी तो इन बातों को ध्यान में रखेगी पॉलिसी बनाते वक्त, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगी पॉलिसी बनाते वक्त। तो उन जो प्रिंसिपल्स की लिस्ट थी उसको कहा गया डीपीएसपी। और ये दोनों किसका पार्ट है? अमेरिकन और आयरलैंड वहां के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये फिलॉसफी है। इनको बेसिकली इवन मिनर्वा मिल जो केस था उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसके बेडरॉक पे बना हुआ एक बैलेंस है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का बैलेंस लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों का बैलेंस इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये फिलोसफिकल पार्ट हमने यहां से लिया। पॉलिटिकल पार्ट की जिसके हिसाब से हमारी सरकार चलती है, ये पार्ट हमने कहां से लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उनकी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारी भी है ना। हम भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ला सकते थे ना, बट हम फैमिलियर नहीं थे प्रेसिडेंशियल सिस्टम से, जैसे यूएस में है ना। तो हमने क्या किया? हमने बेसिकली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया हमारा ये वाला पार्ट, पॉलिटिकल पार्ट। ठीक है, कि सरकार ऐसे चलेगी हमारी। आफ्टर दैट ये कहता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक और यूनिक फीचर है वो क्या है? इट इज अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। रिजिडिटी का क्या मतलब होता है? कि भाई आपको इसको चेंज करना होगा तो बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, सो दिस इज रिजिड, है ना। और फ्लेक्सिबल का मतलब किसी ने बोला और चेंज हो गया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो ऐसा है कि किसी के बोलने से चेंज हो जाएगा, ना ऐसा है कि इसको चेंज करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो बेसिकली जैसा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? ब्रिटेन का, क्योंकि रिटन नहीं है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है। तो जो वहां की पार्लियामेंट डिसाइड करती है, वहां पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, तो वो जो डिसाइड करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, है ना। तो इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि हमारी पार्लियामेंट जो चाहे कर ले, और इतना भी रिजिड नहीं है जैसा यूएस का है, अमेरिका का है, कि इसको चेंज करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो इट इज अ ब्लेंड, कि जहां रिजिडिटी की आवश्यकता थी हमने रिजिडिटी को लिया, और जहां फ्लेक्सिबल होने की आवश्यकता थी वहां पर हमने इसको फ्लेक्सिबल बना लिया। कुछ चीजें तो बहुत आसानी से सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाती है, कुछ के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एग्जैक्टली कुछ के लिए स्पेशल मेजोरिटी लानी पड़ती है, और कुछ के लिए क्या लाना पड़ता है कि स्पेशल मेजोरिटी तो होनी ही होनी चाहिए। हाफ ऑफ द स्टेट्स भी इस चीज को मान्यता देंगे कि इस प्रोविजन को चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली 3 तरीके से मॉडिफाई हो सकता है। वो डिफरेंट फीचर जब हम अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, तब इन तीनों चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें जो सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो सकती हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्पेशल से चेंज होंगी, और कौन सी ऐसी है जिनके लिए स्पेशल तो चाहिए मेजोरिटी, प्लस हमें स्टेट्स का कंसेंट भी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा ये कहता है कि फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस, ये भी इसका एक यूनिक फीचर है। ठीक है, फेडरल क्या होता है? फेडरल सिस्टम किसको कहेंगे कि दिस इज अ फेडरल सिस्टम? ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्टेट्स जो अपनी आइडेंटिटी भी रखती हैं और अपनी कुछ पावर को डेलीगेट कर देती है, एक बड़ी पावर को, कि आप हमें गवर्न करें, है ना। तो ऐसा ही है ना, हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं प्लस एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो स्टेट्स कुछ चीजों पर तो खुद लॉ मेकिंग करती हैं, कुछ का राइट किसको दे रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखा है। दिस इज व्हाट द फेडरेशन मीन्स। पर क्या इंडिया फेडरेशन है? एक्चुअली फेडरेशन है नहीं, दिस इज अ फेडरेशन विद यूनिटरी बाइस। यूनिटरी बाइस का मतलब क्या है? ऐसी गवर्नमेंट, यूनिटरी का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जहां पर पावर कंसंट्रेटेड हो एक जगह पर। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों तरह से बिहेव करता है ना। हमारा शब्द फेडरेशन इस्तेमाल हुआ ही नहीं हमारे लिए, हमारे लिए क्या यूज हुआ है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। इंडिया, भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसके 2 कारण थे कि यूनियन ऑफ स्टेट, इसको फेडरेशन क्यों नहीं कहा गया? देखो, फेडरेशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है, फेडरेशन का एक फीचर होता है क्या? एक तो कुछ स्टेट मिलकर के एक अग्रीमेंट करें कि हम कुछ पावर अपने पास रख रहे हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखे। क्या इंडिया के केस में ऐसा हुआ था? नहीं, इंडिया ऑलरेडी वाज अ कंट्री और उसमें डिफरेंट स्टेट्स आई फिर, है ना। स्टेट्स ने एग्रीमेंट करके तो इंडिया नहीं बनाया था। दूसरा कारण, दूसरा फीचर क्या होता है फेडरेशन का? कि जो यूनिट्स है वो अलग हो सकती हैं आपके फेडरेशन से। ठीक है, पर क्या इंडिया के केस में ऐसा है कि स्टेट्स अलग हो सकती है फेडरेशन से? नहीं, तो वो दोनों ही फीचर नहीं रखता फेडरेशन के, तो हम उसको क्या नहीं कह सकते? प्रॉपर फेडरेशन नहीं कह सकते। तो डिफरेंट बेसिकली राइटर्स थे जिन्होंने इसको अलग अलग नामों से पुकारा। किसी ने कहा कि दिस इज बेसिकली केसी वेयर थे, उन्होंने कहा कि दिस इज अ बार्गेनिंग फेडरेशन, फेडरेशन है ही नहीं ये।
ठीक है। फिर किसी ने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जैसे ग्रेविल ऑस्टिन ने इसको कहा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम से पुकारा गया, बट किसी ने इसको प्रॉपर फेडरेशन का नाम नहीं दिया। अच्छा, एक दो मुझे फेडरल फीचर का नाम बता के दिखाओ कि ये फेडरल फीचर होंगे। इसको फेडरेशन, क्योंकि हमारे देश में ऐसे होता है तो हमने इसको फेडरेशन कहा, और ऐसा कुछ यूनिटरी फीचर्स के नाम बताएंगे। सबसे पहली बात तो फेडरेशन की, दो गवर्नमेंट है यहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये फेडरेशन हुआ, ठीक है। दूसरा फीचर क्या कह सकते हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवीजन ऑफ पावर है प्रॉपर, कि आप इस चीज पे लॉ मेकिंग करेंगे और आप इस चीज पे करेंगे, प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर है ना। तो ये किसके फीचर्स है, ये फेडरेशन के ही फीचर्स है। और यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, क्योंकि दोनों का ब्लेंड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी कैसा है कि बहुत सारे मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ज्यादा होती है ना। दूसरा, सिंगल सिटीजनशिप, है ना। आप जब सिटीजनशिप, जब नागरिक हैं तो आप इंडिया के नागरिक हैं, ऐसे तो नहीं कि हरियाणा के भी नागरिक है और इंडिया के भी नागरिक है, नहीं, है ना। तो जो चीजें सेंटर की तरफ पावर लेकर के जाएंगी वो फीचर्स होंगे आपके यूनिटरी फीचर्स, और जो फीचर्स ऐसा होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रहे होंगे, वो होंगे आपके फेडरल फीचर्स, ठीक है। इन पे पूरा चैप्टर्स है, इससे डरना नहीं है, हम आगे जाकर के पूरे फीचर्स बताऊंगी। दीज आर फेडरल फीचर्स, दीज आर बेसिकली योर यूनिटरी फीचर्स, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरेशन में फर्क भी बताएंगे हम कि दोनों में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो इतना समझना है कि जो फीचर्स आपकी स्टेट्स की पावर को ले जाकर के सेंटर को देते हैं, जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस, है ना, जैसे कि रेजिड्यूरी जो सब्जेक्ट्स है, क्योंकि 3 लिस्ट प्रॉपर बन गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब जो इन तीनों लिस्ट से अलग होगा टॉपिक, इसके ऊपर किसकी चलेगी, सेंटर की चलेगी, है ना। तो ये फीचर्स कैसे यूनिटरी बनाते हैं इंडिया के कैरेक्टर को, और फेडरल जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट पावर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ डाइवर्ट करती है, वो फीचर्स कौन से होंगे, फेडरल फीचर्स होंगे, ठीक है। तो इतना अभी के लिए इतना समझना है। देन हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया, ये भी एक यूनिक फीचर है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस पे बेस्ड होती है, इट इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है कि पावर को सेपरेट रखा जाए, जैसे जुडिशरी की पावर अलग हो, आपकी पार्लियामेंट की पावर अलग हो, और आपके एग्जीक्यूटिव की पावर अलग हो, है ना। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड योर जुडिशरी, इन सब की पावर अलग अलग हो, कोई एक दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाएगा, है ना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ही इस पे है, ठीक है। तो इसको कहा गया बेसिकली। और क्या फीचर्स होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, मुझे एक दो बताओगे। एग्जैक्टली, बायकैमरलिज्म, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। मेजॉरिटी पार्टी रूल, आज वोट काउंट हो रही है तो यू मस्ट बी नोइंग ना कि जो पार्टी मेजॉरिटी में आएगी वो सरकार बनाएगी, उसका रूल होगा, है ना। देन पीएम एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये भी पार्लियामेंट्री का ही फीचर है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि दो तरह के हेड होंगे, एक रियल और एक नॉमिनल। हु इज द रियल हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, पीएम, एंड नॉमिनल प्रेसिडेंट, है ना। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग होगा, हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट नेशन अलग हो, ठीक है। तो ये समझ में आया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज करिए। दूसरा क्या है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियरी सुप्रीमेसी, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं बात करूं यूएस की, यूएस में क्या है, जुडिशरी सुप्रीम है। अगर मैं बात करूं ब्रिटेन की, कि उनकी पार्लियामेंट ने जो डिसाइड कर दिया वो अल्टीमेट है, ठीक है। पर क्या हमारे यहां पे किसी एक की चलती है, नहीं, है ना। लेजिस्लेचर जो है वो लॉ मेकिंग में उससे ऊपर नहीं जा सकती, जुडिशरी नहीं लॉ मेकिंग कर सकती ना। लॉ मेकिंग क्या करेगा, लेजिस्लेचर करेगा। पर उस लेजिस्लेचर की मनमानी नहीं चलेगी लॉ मेकिंग में। कोई भी अगर ऐसा प्रोविजन बनाया जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट से, उसके बेसिक स्ट्रक्चर से अलग होगा, उसको जुडिशरी क्या करेगी, उसका जुडिशियल रिव्यू करके उसको नल एंड वॉइड कर देगी, है ना। तो एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, चेक रख रहे हैं, चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सिंथेसिस है, एक परफेक्ट ब्लेंड है किसका, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का और जुडिशियल सुप्रीमेसी का, ठीक है। एक कोई भी सुप्रीम नहीं है। देन हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट
जुडिशरी। दो शब्द आए इसमें, कौन से? एक तो शब्द आया इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? अब देखो, आपने लोअर कोर्ट में कोई केस जो है आपका गया, वहां से आप डिसीजन से आप हैप्पी नहीं है, तो आपने कहां अपील की? हाई कोर्ट। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपने बिल्कुल फ्रेश आपका मुकदमा फिर से चलेगा, अपील कर सकते हो ना हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट कहां अपील कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में। तो आपने एक स्ट्रक्चर देखा कि स्ट्रक्चर ऊपर से लेकर के, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के नीचे लोअर कोर्ट्स तक सेम है। सुप्रीम कोर्ट का सुपरविजन रहता है बाकी की सारी कोर्ट्स पर। तो इसको मैं क्या कहूंगी? इंटीग्रेटेड सिस्टम है ना। जैसे मैं थोड़े से और एक छोटे एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। इंटीग्रेटेड कोर्सेज का नाम सुना है आपने, है ना? आपने बीए में वहां पे एडमिशन लिया तो आप सीधे मास्टर्स करके निकलेंगे वहां से, इंटीग्रेटेड कोर्स है ना? तो सेम हमारी जुडिशरी भी कैसे नीचे से ऊपर तक इंटीग्रेटेड है, एक जैसी है ना। तो दूसरा है इंडिपेंडेंट। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट कैसे? ऐसा कौन सा फीचर है जो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाता है, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं बनाता है? क्योंकि अगर गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हुई जुडिशरी तो इसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया जाएगा, है ना। सो बेसिकली जजेस की जो सैलरी होती है दैट इज चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना। चार्ज अपॉन का मतलब क्या है कि सरकार जो है लॉ बना के उनकी सैलरी नहीं रोक सकती, वो तो चार्ज अपॉन है। जैसे हमारे अकाउंट से ईएमआई कटती है ना, वैसे उनकी सैलरी कट जाती है आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, है ना। तो उनको ये डर थोड़ी है कि मेरी सैलरी नहीं आएगी अगर मैंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोला तो, है ना। सो दे आर इंडिपेंडेंट। दूसरा क्या है कि इंश्योर किया जाता है जो आपके हायर जुडिशरी के जजेस है कि बेसिकली वो आपके रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस ना करें। अब वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे कि मुझे क्या लेना देना, रिटायरमेंट के बाद तो वैसे भी मैंने अच्छी सी लाइफ जीनी है ना। तो मतलब मैं क्यों तुम्हारे फेवर में या जो है ऐसे डिसीजंस दूं, है ना। तो इंडिपेंडेंट है एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारी। आफ्टर दैट फंडामेंटल राइट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सटेंसिवली मेंशन कर रखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो दूसरों से थोड़ा अलग बनाता है ना। आफ्टर दैट डीपीएसपी, जिसको कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसा कि मैंने बताया कि इनको बेसिकली जो है क्या ये स्टेट को एक डायरेक्शन देते हैं, है ना, कि आपको जब भी पॉलिसी बनानी है इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। आफ्टर दैट फंडामेंटल ड्यूटीज, ये ऑल्दो आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ठीक है, बाद में ऐड की गई। जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डिटेल में फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ेंगे। ठीक है। आफ्टर दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर का मतलब क्या है? हिंदी में मतलब बताओ। देखो, सेक्युलर का इंग्लिश मीनिंग एंड सेक्युलर का हिंदी मीनिंग आर डिफरेंट। तो हम हिंदी मीनिंग की बात करेंगे क्योंकि हमारी जो कंट्री की डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म की, दैट इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, है ना। और पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, है ना। तो देखो, वेस्ट का सेक्युलरिज्म डिफरेंट है हमारे इंडिया के सेक्युलरिज्म से। वेस्टर्न कंट्रीज है जो वो क्या करते हैं कि स्टेट का बेसिकली आपके रिलीजन के साथ, जो मोस्टली चर्च होता है, उसके साथ आपका बिल्कुल कोई लिंक नहीं है। दे आर इंटायरली डिफरेंट। भाई कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, ना तो गवर्नमेंट चर्च के काम में करेगी और ना चर्च जो रिलीजन है वो स्टेट की किसी पॉलिसी को जो है इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है। तो बेसिकली अ ग्रेट सेपरेशन इज देयर, है ना। पर क्या इंडिया में हम सेपरेट है रिलीजन से? इतने सारे रिलीजन है, कैसे सेपरेट हो पाएंगे, है ना। तो हमने क्या किया कि देखो, हम सेपरेट तो नहीं हो सकते रिलीजन से कंप्लीटली, बट हम किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का फेवर नहीं करेंगे। ठीक है। इस देश के नजरों में सारे रिलीजन, सारे धर्म बराबर रहेंगे। ठीक है। इसीलिए कहा गया धर्म निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब क्या? पक्ष नहीं लेंगे किसी धर्म का, है ना। तो हमारा सेक्युलरिज्म पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कहा जाता है कि हमने अपने आप को अलग नहीं किया रिलीजन से। हमारी स्टेट ने हमने क्या किया, ये कहा कि हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन का सपोर्ट नहीं करेंगे। जो हमें लोअर उसमें लगेगा, रिलीजन माइनॉरिटी में लगेगा, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ पॉलिसीज ला सकते। ठीक है। बट वेस्ट का, जिसको नेगेटिव सेक्युलरिज्म कहा गया, उसने अपने आप को कंप्लीटली अलग कर लिया रिलीजन से, है ना। तो इसी तरह से हम सेक्युलर स्टेट है।
फिर बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? एग्जैक्टली जो भी अडल्ट है वो वोट कर सकता है। और एडल्ट कौन है यहां पर? अबव 18। ठीक है, पहले यही 21 ईयर्स था। ठीक है, देन आफ्टर योर 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तब जाकर के हमने 1988 में इसको 18 साल किया था। तो वोटिंग की एज 21 से 18 साल 1989 में की गई थी, अमेंडमेंट 88 का था वो। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे आप। देन सिंगल सिटीजनशिप, एक ही नागरिकता है हमारे पास, वो है भारत की, है ना। ऐसा तो नहीं हरियाणा की नागरिकता अलग मिल रही है और देश की अलग मिल रही है, हम तो देश के ही नागरिक है ना, इंडियन सिटीजन है। इंडिपेंडेंट बॉडीज है जो इसमें इनकॉर्पोरेट की गई है। कौन कौन सी बॉडीज हैं जिनको हम इंडिपेंडेंट कह सकते हैं? सबसे पहले तो आपका यूपीएससी, है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट एंटाइटी है। देन आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। इलेक्शन कमीशन अभी न्यूज में है काफी। ये कैसी बॉडीज है? इंडिपेंडेंट बॉडीज है। ठीक है, गवर्नमेंट इनमें इंटरफेयर नहीं कर सकती इनके काम में। तो इंडिपेंडेंट बॉडीज क्या करती है? गवर्नमेंट के ऊपर चेक रखने का काम करती है। जैसे इलेक्शन कमीशन, इसका काम क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराना, है ना। ठीक है, आफ्टर दैट 3 टियर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है हमारे पास। 3 टियर का मतलब ऊपर, सबसे ऊपर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उससे नीचे कौन है? 3rd टियर पे कौन है? पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। क्या पहले से ही पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज? नहीं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th से आई थी। ठीक है, 2 पार्ट ऐड हुए थे, पार्ट 9 एंड पार्ट 9A। ठीक है, ये पंचायत के लिए ऐड हुआ था, ये आपकी म्यूनिसिपैलिटीज के लिए ऐड हुआ था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखोगे, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपकी। ठीक है, आफ्टर दैट ये कहता है इमरजेंसी प्रोविजंस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और यूनिक फीचर है, क्या? इमरजेंसी प्रोविजंस। 3 तरह की इमरजेंसी हो सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। द फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी, 352 आर्टिकल में मेंशन है। 3 बेसिस पे हो सकती है, या तो वॉर हो गया हो कंट्री के साथ, एक्सटर्नल अग्रेशन हो गया हो, आर्म्ड रिबेलियन हो गया हो, है ना, कुछ हथियार उठा लिए हो लोगों ने, या एक्सटर्नली किसी ने हमारे ऊपर कोई हमला कर दिया, या वॉर पे हो कंट्री, तो हम नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत हमारे प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अनदर इज स्टेट इमरजेंसी, जिसको मैंने क्या कहा, सॉरी, जिसको क्या कहा? प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, 356 ये किन 2 बेसिस पे लगती है? पहला तो स्टेट अगर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम ना करे, या स्टेट सेंटर की डायरेक्शन मानने से मना कर दे, कंप्लाई ना करे सेंटर की डायरेक्शन से, तो इन 2 बेसिस पर गवर्नर रेकमेंड करते हैं और प्रेसिडेंट क्या डिक्लेयर कर देते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, आफ्टर दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियली देश के ऊपर स्ट्रेन आ जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिससे फाइनेंशियली गवर्नमेंट को कुछ अलग पॉलिसीज लानी पड़े, ठीक है, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या करेंगे? फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। अभी तक ऑल दो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है, एक बात। ठीक है, चलिए अगला है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज? देखो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से इनको ऐड किया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ लोग मिलकर, स्पेशली जो है आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, 2 तरह की होती है। एक तो आपकी रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज और अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट भी हो सकती है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में फैली हुई हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोग मिलते हैं और एक कंपनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो उसके ऑनर भी होते हैं और उसमें वो काम भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब एक दूसरे को कॉपरेट करके आगे ले जाने का काम करते हैं लोग। ठीक है, ये स्पिरिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, कोऑपरेटिव बेसिकली सोसाइटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिक फीचर है और कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई। बेसिकली क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के 3 डिसीजन लिए गवर्नमेंट ने। क्या? पहला डिसीजन तो क्या लिया गया कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज मेड योर फंडामेंटल राइट।
आर्टिकल 19 आपका फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, उसका पार्ट बन सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट डीपीएसपी में डाला गया 43B के तहत, है ना, क्या कि सरकार जो है उसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा गया, ठीक है। आफ्टर दैट पार्ट 9B ऐड किया गया इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो कोई भी चीज जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिलती है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, है ना। अब क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ये जो जैसे बनाया गया है दिस इज नॉट अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नॉट अ गुड रूल बुक। तो पहला जो क्रिटिसिज्म क्या सामने आया कि सारे तो फीचर आपने बोरो कर रखे हैं, कोई यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया, कोई ब्रिटिश ले लिया, कोई 1935 से ले लिया, कोई जर्मनी से ले लिया, कोई कहीं से ले लिया, है ना, सारे फीचर्स बोरोड है, तो इंडियन क्या है इसमें, है ना। तो पहला क्रिटिसिज्म तो यही था। दूसरा क्या है, दे आर सेइंग कि इट इज अ कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो ब्रिटिशर्स दे करके गए थे आपने तो उसी पे बेस बना लिया, है ना। आफ्टर दैट अन इंडियन एंड एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया इसको। कैसे कि जब सारे फीचर बाहर के तो इसमें इंडियन तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो इंडियन स्पिरिट भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने इवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसा कहा गया कि वी वर एक्सपेक्टिंग द साउंड्स ऑफ वीणा एंड सितार, पर हमें सुनने को क्या मिला, इंग्लिश बैंड, है ना। तो दे सेड कि ये तो इंडियन स्पिरिट का ही नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर दैट एन अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बाद में ऐड की गई, पंचायत बाद में ऐड की गई, और ये सब गांधी जी का विजन था इस देश के लिए कि जो सरकार जो चलती है या जो देश जो बनेगा वो गांव से बनता है, पंचायत से बनेगा, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट से बनेगा। तो उसमें तब तो कोई भी फीचर नहीं था ऐसा, तो वो गांधीयन स्पिरिट से अलग था, गांधी जी का विजन ऐसा नहीं था देश के लिए। देन दिस इज एलिफेंटाइन साइज, मतलब बहुत बड़े साइज का है, बहुत बड़े साइज का भी है। और दूसरी चीज क्या है, इट इज अ पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। पैराडाइज ऑफ लॉयर्स का क्या मतलब, लॉ पढ़ने वाले को तो आएगा मजा इसको देख करके, पर नॉर्मल आदमी कॉन्स्टिट्यूशन को समझ नहीं सकता, उसमें लिखे प्रोविजंस का मतलब नहीं जान सकता, ठीक है। तो कॉमन मैन के लिए तो नहीं है, दिस इज फॉर लॉयर्स, है ना। और काफी बड़े साइज का है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट लोगों को समझने के लिए, लोगों को पढ़ने के लिए, है ना। तो ये बेसिकली इसको लेकर के कुछ क्रिटिसिज्म थे। अगर इस पे मेंस का कोई आंसर आए तो विल यू बी एबल टू आंसर, कर दोगे ना, ठीक है। मैं अगर आपको कहूं कि कुछ क्रिटिकली एनालाइज द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप ये फीचर्स लिख सकते हो कि क्रिटिक करना है आपको, बेसिकली क्रिटिसाइज करना है कि क्या क्या फीचर्स थे इसके। पार्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो अभी टोटल कितने पार्ट हैं, एट प्रेजेंट में बात करूं तो ओरिजिनली 22 थे ना, तो अभी क्या किया गया, जैसे 9 ऐड किया, 9A ऐड किया, 9B ऐड किया, ठीक है, फिर आपका बेसिकली कुछ और ऐड हुए हैं प्रोविजंस, तो 25 पार्ट हो जाते हैं ऐसे करके काउंट करके। ये मैं आपको अब आपका याद करने का काम स्टार्ट हो गया है। आपको हर पार्ट में क्या लिखा हुआ ये पता होना चाहिए, हर शेड्यूल में क्या लिखा हुआ ये पता होना चाहिए। आर्टिकल सारे के सारे नहीं याद करने, जो इंपॉर्टेंट होते जाएंगे, जैसे डीपीएसपी के इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट के इंपॉर्टेंट है ना, मतलब 51 तक तो हम सारे याद करेंगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होंगे हम उनको याद करेंगे, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट में क्या दिया है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। ये सरकार, ये देश की जो यूनियन गवर्नमेंट है कहां तक है, इसकी टेरिटरी कहां तक जाती है। आफ्टर दैट सिटीजनशिप के बारे में बात हुई, थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, फोर्थ पार्ट में डीपीएसपी दिए हुए हैं, 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में ऐड हुई थी ये, है ना। तो ये बेसिकली पार्ट 5 में क्या दिया है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की गई है। पहले चैप्टर 1 में एग्जीक्यूटिव दिया है, फिर पार्लियामेंट दिया है, फिर पावर वगैरह और ये सारी दी है। पार्ट 6 में स्टेट्स के बारे में बात की गई है। ये लर्न होने चाहिए, अगली क्लास में कोई आए तो इसको ये सारा सब पता हो उसको। आर्टिकल्स आपको बेसिकली यहां तक पता होने चाहिए, ठीक है। मोटा मोटा फ्रेम तो याद ही रहेगा ना कि 52 से 151 इज यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फिर आता है आपका पार्ट 7, इसमें स्टेट्स इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल रिपील्ड कर दिया गया था इसको। 8th में यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात की गई है, 9th में पंचायत,
10th में सॉरी 9th ए में म्यूनिसिपैलिटीज, 9th बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आफ्टर दैट 10th में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, देन आपका पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, है ना, सेंट्रो स्टेट के बीच के रिलेशंस इसमें 11 में दे रखे। 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट, सर ये सारा जो बोरोइंग्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये सब कुछ। आफ्टर दैट शेड्यूल्स की बात कर लेते हैं। आई हैव मेंशन्ड ऑल ऑफ देम ना। हाँ 12th, अच्छा एक लिस्ट और रह गई है, मैं वो ग्रुप में सेंड कर दूंगी, शायद मैंने वो इसमें पीपीटी में ऐड नहीं हुआ, मैंने सेव नहीं किया उसको, ठीक है। तो वो एक और है आपके पूरे के पूरे पार्ट्स की, उसमें 22 पार्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं वो भेज दूंगी। ये शेड्यूल्स है, आपको सब याद होने चाहिए। फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स कि इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकेंड शेड्यूल क्या कहता है, सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब याद होने चाहिए किन किन के सैलरी में सेकेंड शेड्यूल में बात हो रखी है, ठीक है। एंड देन थर्ड शेड्यूल में कि जब कोई ऑफिस में जाएगा, मतलब किसी प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाएगा, या मतलब प्रेसिडेंट बनेगा या फिर प्राइम मिनिस्टर बनेगा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, तो उनको कौन कौन सी ओथ्स लेनी पड़ेंगी, ठीक है, उन सब के बारे में। फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा में सीट्स का अलोकेशन कैसे होगा, ठीक है, कौन सी स्टेट को कितनी सीट मिलेंगी राज्यसभा में, ये सब के बारे में। आपका फिफ्थ शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करता है। सिक्स शेड्यूल ट्राइबल एरिया इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। कि देखो बाकी के शेड्यूल एरिया ट्राइब किस पे है, फिफ्थ शेड्यूल में। इन स्टेट्स के शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया कहां है, सिक्स शेड्यूल में। सेवेंथ किसके बारे में बात करता है, पावर एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, मतलब तीन लिस्ट की बात करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड योर कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। आफ्टर 8 शेड्यूल में मैंने बताया था 22 भाषाएं हैं, ठीक है, वो मेंशन्ड, तो इसका अलग से चैप्टर आएगा तो मैं आपको डिटेल में कराऊंगी। अभी आपको बस 8 शेड्यूल में ये याद रखना है कि 22 लैंग्वेजेस, ठीक है। 9th में ये बेसिकली 1951 में ऐड किया गया था। इस शेड्यूल में बेसिकली क्या करते थे, ऐसे प्रोविजंस डाले थे जिनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था, बट आफ्टर केशवानंद भारती केस की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें भी अगर आपने कोई जो है फीचर डाला या कोई चीज डाली, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। आफ्टर दैट 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ, ओ गॉड, ठीक है। 10th में डिस्क्वालिफिकेशन, एंटी डिफेक्शन ऐड हुआ था बेसिकली। 10th शेड्यूल इज एंटी डिफेक्शन, कि अगर बार बार आप पार्टी बदलोगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। ये जनरली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के लिए है। 11th शेड्यूल में क्या है, पंचायत। 12th में क्या है, गुड, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट, बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने कहां से क्या बोरो कर रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या बोरो कर रखा है, फेडरल स्ट्रक्चर, हमारे जो जो फेडरल फीचर्स हैं, ऑफिस ऑफ गवर्नर, कि गवर्नर का एक ऑफिस होगा। अब देखो ये अलग बात है, ऑफिस होगा गवर्नर का, पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो फंक्शनरी होगा, ये एक अलग बात है, ठीक है। तो हमने अभी ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है। जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, की कानून कैसे बनेगा, एक जो है बिल आएगा वो एक्ट कैसे बनेगा, ये सब। देन सिंगल सिटीजनशिप का फीचर, क्योंकि देखो यूएस में नहीं है सिंगल सिटीजनशिप, ब्रिटेन में, हमने वहीं से ली है। कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, ये रिट्स क्या होती है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो, वहां रिट लगा सकते हो। 5 तरह की रिट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो हम फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। आफ्टर दैट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बायकैमरलिज्म, ये कहां से लिया है हमने, एग्जैक्टली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू वाला फीचर, क्या होता है जुडिशियल रिव्यू में, कि कोई भी एक्ट पास करती है गवर्नमेंट, इफ दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या कर सकते हैं, जुडिशरी उसका जुडिशियल रिव्यू करेगी, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, ठीक है। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाना। देन रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स, ये हमने कहां से लिया,
यूएस से। आयरिश, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहले तो डीपीएसपी। दूसरा, हमारे जो देखो कुछ तो राज्यसभा से इलेक्ट होकर के आते हैं इनडायरेक्टली, 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, वो हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से, नॉमिनेशन वाला आयरलैंड से लिया है। देन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, किस मेथड से इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट साक्षी? हाँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। एक ये तरीका होता है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का, जो प्रेसिडेंट पढ़ते टाइम हम करेंगे, ठीक है? वो तरीका हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि सेंटर के पास फिर भी ज्यादा पावर रहेगी, बेशक से आप फेडरेशन हो। देन रेजिडियरी पावर किसके पास रहेगी? मैंने बताया था कि तीनों लिस्ट में कोई टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर लॉ बनाना है, तो कौन बनाएगा उस बचे हुए टॉपिक पे? रेजिड्यूरी सेंटर बनाएगा। देन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, है ना, कौन अपॉइंट करता है? सेंटर, है ना। पोस्ट कहां से ली? तो ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। बट गवर्नर को इलेक्ट कौन करेगा, या बेसिकली अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये फीचर हमने कहां से लिया? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट कुछ मसलों पे सलाह ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कहां से आया? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या है? ऐसे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। देन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, है ना। देखो, कहीं पे ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है जब लगे कि बिल के ऊपर कोई सहमति नहीं बन रही है, वो एक्ट नहीं बन रहा है, जब ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जो हम आगे पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि वहां ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मनी बिल है तो, ठीक है। देन जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, अब हिटलर के देश से हम क्या ले सकते हैं कि फंडामेंटल राइट नहीं रहेंगे आपके पास, आपको कोई मूलभूत अधिकार नहीं रहेगा जब इस देश में इमरजेंसी लगी हुई होगी, ठीक है। वो थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं इमरजेंसी वाले चैप्टर में समझाऊंगी कौन से सस्पेंड होंगे फंडामेंटल राइट, कौन से आपको हमेशा मिलेंगे, ठीक है। यूएसएसआर से क्या लिया? फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल ऑफ जस्टिस। देखो, रशियन रेवोल्यूशन दो चीज, इन चीजों, आइडियल ऑफ जस्टिस पे ही बेस्ड था कि हर इंसान को जस्टिस मिलनी चाहिए। कैसी? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। तो ये आइडियल हमने कहां से ले लिए? रशिया कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारा प्रियम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? रिपब्लिक का आइडिया। क्या है रिपब्लिक? क्या होता है? किस कंट्री को रिपब्लिक बोलेंगे? एग्जैक्टली, है ना, कि आपको इस देश का हेड ऑफ, मतलब इस देश हेड ऑफ द स्टेट बनने के लिए किसी पर्टिकुलर फैमिली में पैदा नहीं होना है। एनीबडी, जो पूरा जो प्रोसीजर से या इलेक्शन से इलेक्ट होगा, कोई भी बन सकता है। देन आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, जो हमने ऐड किया है ना। तो ये बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन किस पे बेस्ड था? इन्हीं पे बेस्ड था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। साउथ अफ्रीका से क्या लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करेंगे, वो प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका से ले रखा है कि कुछ फीचर तो हो जाए सिंपल मेजोरिटी से, कुछ स्पेशल से, कुछ स्पेशल प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट कैसे होंगे, ठीक है। नॉमिनेटेड वाज डिफरेंट, नॉमिनेशन का कहां से लिया था? साथ साथ भूल जाते हो, आयरलैंड से। देन जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये हमने वहां से लिया। रूल ऑफ लॉ कहां से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। तो आपको ये सारे फीचर्स याद होने चाहिए। कैसे करोगे? आई डोंट नो, ट्रिक्स ढूंढो, कुछ भी ढूंढो, तो आपको बोरोड फीचर सारे याद होने चाहिए। वैसे भी आप लॉजिक लगाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे रूल ऑफ लॉ है, वो किसका फीचर है? ब्रिटेन का फीचर था ना, ब्रिटेन ही बात करते, ब्रिटेन वाले ही बात करते थे रूल ऑफ लॉ की। अब जितने भी वो आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, वो कहां से मिलेंगे? जनरली यूएस से मिलेंगे, क्योंकि वहां जुडिशरी की सुप्रीमेसी है ना। पार्लियामेंट्री कहां ज्यादा सुप्रीम है? ब्रिटेन में, तो वो फीचर जनरली वहां से मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद करने हैं, पार्ट्स, शेड्यूल्ड एंड बोरोड फीचर।
मैं क्लास में आते ही सबसे पहले ये पहले सुनूंगी, ठीक है। आई थिंक वी आर डन, ठीक है। चलो आपके पास एक दिन का टाइम है इन सारी चीजों को लर्न करने का, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।